अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स में वो है वार मॉडल। वार है VAR वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स। अच्छा, हमने लास्ट टाइम किया था जो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम ILS एंड 2SLS। उसमें हमने क्या किया था, हमने हमारे पास कुछ इक्वेशंस थी, कुछ मॉडल्स थे या कुछ इक्वेशंस थी जिसमें क्या थे, कुछ वेरिएबल्स जो थे वो ना सिर्फ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स थे बल्कि खुद जो है वो एंडोजिनस वेरिएबल भी थे कि एंडोजिनस वेरिएबल एट द सेम टाइम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स भी थे। तो हमने क्या किया था, हमने उसे साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करके आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम लगाया, फिर ILS लगाया, फिर 2SLS लगाया। तो हमने क्या किया, हमने जब उसे रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो हमने क्या किया था, हमने खुद ही एंडोजिनस वेरिएबल को एक तरफ एंडोजिनस वेरिएबल कर लिए थे और दूसरी तरफ हमने क्या किया था, एक्सोजिनस वेरिएबल कर लिए थे। लेकिन ये जो प्रोसेस था इसे क्रिटिसाइज किया सेम्स ने। सेम्स जो हैं उन्होंने इसे क्या किया, क्रिटिसाइज किया। सेम्स ने कहा कि डैट इज नॉट अ प्रॉपर वे। क्या करना चाहिए, अगर आपको मैंने लास्ट लेक्चर में, बल्कि लास्ट लेक्चर में शायद बताया था कि साइमल्टेनिटी एक प्रॉब्लम है। साइमल्टेनिटी क्या प्रॉब्लम है, ये अजप्शन को वायलेट करती है जिसके मुताबिक एरर टर्म और जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है उसके दरमियान में को रिलेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब साइमल्टेनिटी का प्रॉब्लम आता है तो एरर टर्म और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान को रिलेशन आ जाती है जिसकी वजह से हमारी अजप्शन जो है वायलेट हो जाती है। तो सेम्स जो थे उन्होंने कहा कि जब साइमल्टेनिटी का प्रॉब्लम आता है वेरिएबल्स के दरमियान तो सब वेरिएबल्स को सेम वे में ट्रीट करना चाहिए। सेम वे का क्या मतलब है कि हर वेरिएबल को एंडोजिनस वेरिएबल कंसीडर करें, सारे वेरिएबल्स को आप एंडोजिनस वेरिएबल क्रिएट करें, ना कि जैसे हम पहले क्या करते थे, हम कुछ वेरिएबल्स को एक्सोजिनस वेरिएबल कंसीडर कर रहे थे और कुछ वेरिएबल को एंडोजिनस वेरिएबल ट्रीट कर रहे थे। लेकिन सेम्स कहते हैं कि सारे वेरिएबल्स को हमें एंडोजिनस वेरिएबल ट्रीट करना चाहिए, किसी भी वेरिएबल को एक्सोजिनस वेरिएबल ट्रीट नहीं करना चाहिए। अच्छा, कब? अब वार मॉडल में जब हम पूरे कॉन्फिडेंट ना हो कि कौन सा वेरिएबल है जो एंडोजिनस वेरिएबल और कौन सा वेरिएबल है जो एक्सोजिनस वेरिएबल है, तो हमें हर वेरिएबल को सेम लेवल पे ट्रीट करना चाहिए, हर वेरिएबल को एंडोजिनस ही रख के ट्रीट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ कि YT है, YT एक वेरिएबल है जो फंक्शन है XT का, और साथ साथ वो फंक्शन है y के लैग का और x के लैग का। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ सारे वेरिएबल्स को एंडोजिनस वेरिएबल जो है वो ट्रीट कर रहा हूँ। ये एरर टर्म आ गई, ठीक है जी। तो ये जो है ये आपकी आ गई u, ये y है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऑटो रिग्रेसिव का क्या मतलब था, हमने ऑटो रिग्रेसिव पहले भी किया, AR1 AR2 AR3, उसमें हम फर्स्ट लैग लेते थे। हम कहते थे जब डिपेंडेंट वेरिएबल अपने ही लैग का फंक्शन होता है तो उसे ऑटो रिग्रेसिव बोलते हैं। अगर लैग 1 है तो AR1 है, अगर लैग 2 है तो जितने मैक्सिमम लैग्स हैं उसे AR1 बोलते थे, AR2 बोलते थे। इसी तरह यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम इसको जो है वो इसी तरह ट्रीट कर रहे हैं कि y फंक्शन है लैग का और y फंक्शन है xt का और xt के लैग का। इसी तरह दूसरा, अब मैंने दोनों वेरिएबल को एज एंडोजिनस वेरिएबल ट्रीट करना, तो यहाँ मैं x लिखता हूँ। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, xt, ये yt था और ये xt था। अब xt जो है वो फंक्शन है बीटा 20 होगा, सेकेंड इक्वेशन है, माइनस बीटा 22 बीटा
1 वाई टी प्लस गेमा 1 गेमा 2 1 वाई टी माइनस 1, फिर क्या है, फिर है गेमा 2 एक्स टी माइनस 1 प्लस म्यू एक्स टी। तो ये है हमारी दो इक्वेशंस, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, दोनों वेरिएबल्स को, हमारे पास दो वेरिएबल्स एक्स टी वाई टी, हमने दोनों वेरिएबल्स को एंडोजिनस वेरिएबल ट्रीट किया, दोनों को सिमेट्रिकल ट्रीट किया, दोनों को सेम लेवल पे ट्रीट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक्स टी और वाई टी स्टेशनरी हैं, जो म्यू वाई है और म्यू एक्स टी है ये अनकोरिलेटेड है, ठीक है। तो अब देखिएगा इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशंस को हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर वार मॉडल, फर्स्ट ऑर्डर वार मॉडल, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो लैग लेंथ है वो क्या है, लैग लेंथ 1 है, मैक्सिमम लैग लेंथ 1 है, तो हम क्या इसे बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर वार मॉडल, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये रिड्यूस फॉर्म नहीं यहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से ये रिड्यूस फॉर्म जो है वो नहीं निकालेंगे, ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इस सिस्टम को अलजेब्रिक वे से लिखेंगे, क्योंकि अभी तक हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि वाई टी एक्स टी का फंक्शन है या एक्स टी वाई टी का फंक्शन है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक्स टी इफेक्ट करता है वाई टी पे, वाई टी भी इफेक्ट करता है एक्स टी पे, तो हम इसकी रिड्यूस फॉर्म जो है, इक्वेशन जो पहले जैसे किया था वैसे नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसे अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे। अलजेब्रिक फॉर्म कैसी होगी, ये देखिएगा, ये होगी 1 B12 B21 और यहाँ आएगा 1, ठीक है जी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई टी और एक्स, इसको, फिर ये इक्वल होगा इनके कांस्टेंट के B12 B2, ये आ गया। अब प्लस होगा गैमास के, जो गैमा है लैग वाला, क्या आएगा, गैमा 11 गैमा 21 गैमा 12 गैमा 22, ये आ गया आपका। इसको हम मल्टीप्लाई क्योंकि लैग के साथ है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे वाई टी माइनस 1 एक्स टी माइनस 1, ये आपका, ठीक है। अब इसमें प्लस क्या होगा, इस साइड पे प्लस क्या होगा, प्लस इस साइड पे प्लस जो है वो इस साइड पे जो है हम राइट साइड पे प्लस करेंगे, इसको मैं रेज कर दूँ फिर, ये ऊपर, इस साइड पे हम, इसी साइड पे हम ऐड करेंगे, इसके आगे है ये, इसके आगे ये है प्लस मैट्रिक्स जो है क्या, यू वाई टी और यू एक्स, ये आपका बन गया बेटा, ठीक है। अब हम इसको जो है इक्वेशन को लिखते हैं कैसे, हम इक्वेशन को जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे, इसको हम b कह देते हैं, इसको b, इसको हम कह देते हैं z इक्वल टू, यहाँ से इक्वल टू यहाँ गया, यहाँ लिखते हैं इसको लिखते हैं r0, ठीक है। इसको हम लिखते हैं r1 और इसको हम लिखते हैं, अब ये zt था तो वो zt माइनस 1 होगा, ये zt है तो ये क्या होगा, ये वाला, ये होगा zt माइनस 1,
ठीक है। इसके बाद जो है ये वाला है म्यू टी, इसके आगे लिखेंगे प्लस म्यू टी, क्या लिखेंगे प्लस। तो ये आपका देखिएगा, इसकी जगह मैंने इसको लिख दिया, 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 इसकी जगह मैंने जी टी माइनस वन लिख दिया। ये जो मैट्रिक्स इसमें ऐड हो रहा है ये एरर टर्म वाला, इसकी जगह ये, तो ये मेरी इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन आ गई, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। इसे दोबारा देखिएगा, अगर समझ ना लगे तो ये मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ, ये मैंने रेज किया, ठीक है जी। अब जो है हम क्या करते हैं, दोनों साइड को मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय मल्टीप्लाई बाय बीटा नॉट, बीटा इनवर्स, सॉरी बीटा इनवर्स के साथ जो है हम इसे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आएगा देखिएगा, जब बीटा वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरफ रह जाएगा, सिर्फ बीटा इनवर्स जो है वो जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा, बीटा माइनस वन, बीटा माइनस वन, जी टी माइनस वन प्लस म्यू टू और बीटा माइनस वन, ये आ गया, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा जी टी, यहाँ बचा जी टी, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हम इसको जो है वो ऐसे ही रहने देते हैं, ये आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं ए नॉट, इसको पूरी वैल्यू हम लिखते हैं इसको ए नॉट, और इसको लिखते हैं ए वन, ठीक है जी, जी टी माइनस वन, और इसको हम लिखते हैं ए टी, ठीक है, एफ सी। ये आ गया आपका कंप्लीट। अब ये जो है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल वार सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल वार सिस्टम, स्ट्रक्चरल वार सिस्टम, ठीक है जी। अब ये आ गया स्ट्रक्चरल वार सिस्टम, इसको स्ट्रक्चरल भी बोलते हैं, इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल और प्रिमिटिव वार सिस्टम। अच्छा जी, अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं वार जो रिड्यूस फॉर्म में है वो क्या है, वार जो है वो रिड्यूस फॉर्म में वो क्या है। अब हम जो करेंगे देखिएगा, अब हम इसे जनरल फॉर्म में लिखते हैं, जो ये हमारा एक स्टैंडर्ड आ गया, स्ट्रक्चरल वार सिस्टम आ गया, जिसे हम ऐसे बनाते हैं। फर्ज करते हैं हमारे पास वाई जो था हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, मेरे पास वाई टी था, मेरे पास क्या था, वाई टी था, हम इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, ए वाली फॉर्म में। वाई टी क्या आएगा, वाई टी आएगा A10 प्लस A11 वाई टी माइनस वन, जो मैंने पहले लिखा था उसको इन कोफिशिएंट A12 एक्स टी माइनस वन, ठीक है जी, प्लस A1 टी, ठीक है जी। अब दूसरा क्या है, एक्स टी, दूसरी इक्वेशन क्या थी, एक्स टी, इसमें क्या आएगा A20 प्लस A21 वाई टी माइनस वन प्लस A22 एक्स टी माइनस वन और प्लस A2 टी। ये मेरी दो इक्वेशन आ गई जो जनरल इक्वेशन इसको कहते हैं। ये है वॉर इन रिड्यूस फॉर्म, ये क्या है, वॉर इन रिड्यूस फॉर्म। अब मैं आपको बताता हूँ, ये स्ट्रक्चरल वॉर है, ये है वॉर इन रिड्यूस फॉर्म। ये आप देखिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन है उसकी रिड्यूस फॉर्म क्या है कि हमने ये जनरल इक्वेशन थी इसे स्पेसिफाई कर लिया। वाई टी का फंक्शन, वाई टी में देखिएगा पहला जो होगा, पहले ये A1 सब सारा पहले 1 1 है, 1 1 1, ठीक है, 1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट, फिर फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट कोफिशिएंट,
फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड कोफिशिएंट, ठीक है। इधर देखिएगा ये सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट, सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट कोफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन का सेकंड कोफिशिएंट, और वो जो उसका एरर है, ठीक है। अब ये हम इसे डिफाइन करते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं कि ये इस मैट्रिक्स का, ये जो हमने वेक्टर पढ़ा इसका इससे क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। इसका इससे क्या रिलेशनशिप है, अभी ये मैं नीचे लिखा रहने देता हूँ और ऊपर से रेज कर रहा हूँ ताकि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकूँ, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इस इक्वेशन को बताते हैं। पहला क्या है, पहला ये है A10, दूसरा क्या है A11, तीसरा क्या है A12, ठीक है। चौथा क्या है A20, फिर क्या है A21, फिर क्या है A22, फिर क्या है T1T, फिर क्या है E2T, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये और ये। अच्छा A10 ये क्या है जी, ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है किसका, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ वेक्टर A0, ठीक है जी। अब आपको पता है कि दो वेरिएबल्स हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ वेक्टर A0 है, ठीक है। तो सेकंड कौन सा होगा, आप बताइए सेकंड क्या होगा, सेकंड जो है वो A20 होगा। A20 जो होगा वो सेकंड एलिमेंट होएगा किसका, A0 का। ये देखिए सेकंड एलिमेंट ऑफ वेक्टर A0, ठीक है। अब A11 है, तो ये क्या है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये फर्स्ट नहीं आएगा, एलिमेंट है इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। अब ये क्या है जी, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देखिएगा यहाँ ये जो है ना, ये 1 है तो फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, ठीक है। यहाँ A12 है तो फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम, ठीक है। अब 20 है तो सेकंड कॉलम ऑफ वेक्टर A0 है। ये क्या है, ये एलिमेंट जो है वो सेकंड रो, 2 का मतलब सेकंड रो, 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 2 क्या है, एलिमेंट इन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है जी। अब देखिएगा मैं आपको बता दूं, हमने जो इससे पहले इक्वेशन लिखी थी जिसे मैं स्ट्रक्चरल और प्रिमिटिव कह रहा था, वो इक्वेशन ये थी, अगर आपको याद हो, ZT के बाद क्या था, A0 कैपिटल A0 प्लस A1 GT, ठीक है जी, प्लस ET A1 GT माइनस, ठीक है जी। अब देखिएगा A0 जो मेरे पास वेक्टर आ रहा है उसके एलिमेंट ये हैं A10 और A20। A1 जो मैंने कैलकुलेट किया उसके ये सारे हैं, ये A1 के, ये भी A1 से आएगा, नहीं सॉरी, ये A1 से आएगा, ये भी और ये भी, ये चारों जो हैं, चारों एलिमेंट जो हैं वो किसके हैं, वो A1 के हैं। ये भी एलिमेंट किसका है, ये भी A1 का है। ये एलिमेंट किसका है, A0 का है, और ये एलिमेंट किसका है, ये A0 का। अब रह गया ये एप्सिलॉन E1T E2T, ये किसके एलिमेंट है, ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट और इस वेक्टर के एलिमेंट किसके, E2। ये क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट है ऑफ ET, और ये क्या है, ये सेकेंड एलिमेंट ऑफ ET, ठीक है जी। इसका मतलब है हमने उन वेक्टर से ये वैल्यूज निकाले जो इक्वेशन में आ रही। तो ये क्या था, ये स्ट्रक्चरल वार सिस्टम था, ये कौन सा है, ये रिड्यूस फॉर्म वार सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह इसे कैलकुलेट किया जाएगा, इस तरह क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, यहाँ तक अगर आपको समझ लग गई है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे
पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। अब इसके बाद जो है, इसके बाद छोटी सी एक कोशिश करते हैं ये ईटी निकालने की, ये ईटी वेक्टर निकालने की। ईटी वेक्टर में अब दो एलिमेंट आएंगे, हमें पहले ही एक बात पता है, ईटी वेक्टर जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ईटी वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट ये होगा, सेकंड एलिमेंट ये होगा। क्या हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जी, यहाँ से मैं इसे अरेज करके आपको कोशिश करता हूँ इसे कैलकुलेट करने, ताकि आपको पता लगे ये कैलकुलेट कैसे करना। अब देखिएगा E1T, ईटी जो हमने निकाला था वो क्या था भला? ईटी किसके, ईटी जो था वो क्या था? बीटा इनवर्स और म्यू, ऐसे ही था। ये हमने अभी इसको फर्स्ट जब से ड्राइव किया तो ये है। अब बीटा हमारा क्या है? बीटा हमारा है ईटी। बीटा जो हमने अभी पीछे वेक्टर से लिया था वो था 1B12 B21 और 1, ये था हमारा बीटा। और इसको हम म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। म्यू टी क्या था? म्यू टी भी एक वेक्टर था जो क्या था? म्यू एक्स टी और म्यू वाई टी, ये था वेक्टर। अब इन दोनों को हमने क्या करना है? इसका इन्वर्स लेके, ठीक है, बीटा ये था, इसका इन्वर्स लेंगे, ठीक है, और म्यू टी से मल्टीप्लाई। पहले इसका इन्वर्स लेते हैं, आपने वेक्टर का इन्वर्स पढ़ा होगा। कैसे लेते हैं हम लोग इन्वर्स लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। कैसे? हम डिटर्मिनेंट लेके उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसका इन्वर्स ले रहा हूँ मैं, बीटा इन्वर्स निकाल रहा हूँ। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आएगा? 1/1 माइनस B12 और B21, ये डिटर्मिनेंट आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके जो इसको इससे इसकी प्लेस बदल देंगे और दोनों के साइन बदल देंगे ट्रांसपोज की। क्या आएगा? B-12 और B21, ये माइनस, ये दोनों माइनस आ गए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? इन्वर्स जो बनेगा वो आएगा 1/1 माइनस B12 B21, एक ये आ गया। फिर दूसरा एलिमेंट क्या होगा इसका? माइनस B12/1 माइनस B12 B21, ये क्या? ये देखिए, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? -1 माइनस B12 B21, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 1/1 माइनस B21। ये आपका आ गया। ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा इन्वर्स आ गया। अब जो इन्वर्स है इसे किससे मल्टीप्लाई करना है? म्यू के मैट्रिक्स के साथ, जो म्यू वाई टी है और म्यू एक्स टी है, जो म्यू वाई टी है और म्यू एक्स टी। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अच्छा, मैं इससे डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि मेरे पास जगह कम है। तो मैं जब ई टी निकालूंगा तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ, म्यू एक्स टी और म्यू वाई टी के, म्यू एक्स टी और म्यू वाई टी के साथ। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ऊपर से रेस कर रहा हूँ ताकि मेरे पास जगह बन जाए, और इसका मैं स्टेप यहाँ करूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा म्यू, ये ऐसे इनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आएगा म्यू वाई टी प्लस बी एक्स टी म्यू एक्स टी बीटा 1, ठीक है जी। और इसको साथ डिवाइड हो रहा है 1 माइनस B12 B21, ठीक है जी। अब नीचे आ रहा है माइनस बीटा 21 म्यू एक्स टी माइनस म्यू एक्स टी ओवर 1 माइनस बीटा 12 बीटा 21, ये मेरे पास आ गया म्यू E1T का E टी वेक्टर। अब हम जानते थे कि ई टी का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? वो E1T है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है? E2T। मैंने आपको पहले बताया
अब इसका मतलब है ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, और ये वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये ऐसे मैं निकालूंगा एरर टर्म। तो ये है वॉर, ये क्या है, ये VAR वॉर, ठीक है। अब इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। प्रोज, ये सिंपल है, इजी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन सिंपल है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये पता नहीं लगता कि थ्योरेटिकल मॉडल क्या है। हर चीज़ को कॉज कर सकती है, ये प्रॉपरली आइडेंटिफाइड नहीं होता कि इसका स्ट्रक्चरल जो है वो आइडेंटिफाई नहीं होता कि इस मॉडल की शेप क्या है। जैसे हम कहते हैं y इज फंक्शन ऑफ x, तो इसमें ये भी कह सकते हैं y इज फंक्शन ऑफ x एज वेल एज x इज फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो इसमें हम लैग्स लेते हैं तो लॉस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको इंटरप्रेट करना डिफरेंट है और डिफ़िकल्ट है, सॉरी, इंटरप्रिटेशन जो है वो क्योंकि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कोई नहीं है। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होता तो हम कॉन्फिडेंट होते। अगर जब आप किसी वेरिएबल के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका मतलब है आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रांग नहीं है। तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है, इसके लिए कुछ कहते हैं कि IRF टेस्ट यूज़ किया जाए, इम्पल्स रिस्पॉन्स फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन क्या है कि जो शॉक है स्ट्रक्चरल एरर्स का, उसका निकाला जाए, उसका इफेक्ट निकाला जाए, ठीक है। कि शॉक डिपेंडेंट वेरिएबल्स में दिया जाता है, ठीक है। तो जो शॉक है उसका इफेक्ट क्या आता है, उसको बोलते हैं इम्पल्स। अब हम करेंगे कॉजेलिटी टेस्ट। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, वो है तो यहां तक बार हो गया। अब है कॉजेलिटी टेस्ट। अब क्या है, अब है कॉजेलिटी टेस्ट। कॉजेलिटी टेस्ट, कॉजेलिटी टेस्ट क्या है, कॉजेलिटी टेस्ट है हमारा जो कॉजेलिटी टेस्ट है वो क्या है, ये फीचर ऑफ वॉर है, ये हम एक्सटेंशन ऑफ वॉर है, जिसमें हम कहते हैं कि हम चेक करते हैं जब हमें पता नहीं है कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल को इफेक्ट करता है, तो फिर हम कॉजेलिटी की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ कॉजेलिटी किस तरफ है। फॉर एग्जांपल एक्स वाई में चेंज को कॉज कर रहा है, या वाई एक्स में चेंज को कॉज कर रहा है। अगर वाई में चेंज आए तो एक्स में चेंज आती है, या एक्स में चेंज आए तो वाई में चेंज आती है। एक कॉजेलिटी, बेसिकली कॉजेलिटी डिफाइन करते हैं। व्हाट इज कॉजेलिटी, कॉजेलिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं एबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल टू प्रिडिक्ट अदर। कि एबिलिटी है एक वेरिएबल की, एबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल टू प्रिडिक्ट अदर, ठीक है। एक वेरिएबल में, दूसरे वर्ड में अगर एक वेरिएबल में चेंज आती है तो इसका मतलब है दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आ सकती है। अब कॉजेलिटी तीन तरह की है, दो तरह की, सॉरी। एक है कि एक्स कॉज करे वाई को, सिंगल वे में सिर्फ एक्स वाई को कॉज कर रहा है, वाई एक्स को कॉज नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं यूनी डायरेक्शनल कॉजेलिटी। हम उसे क्या बोलते हैं, यूनी डायरेक्शनल कॉजेलिटी। अच्छा, अब दूसरा ये है कि बाय डायरेक्शनल कॉजेलिटी। यूनी डायरेक्शनल क्या है, एक्स वाई को कॉज कर रहा है, वाई एक्स को कॉज नहीं कर रहा। बाय डायरेक्शनल क्या है, एक्स वाई को कॉज कर रहा है, वाई भी एक्स को कॉज कर रहा है। एक्स में चेंज जो आ रही है वाई की वजह से आ रही है, और वाई में जो चेंज आ रही है वो भी एक्स की वजह से आ रही है, तो हम बोलते हैं दैट इज बाय डायरेक्शनल। और तीसरी क्या है कि देयर इज वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। वेरिएबल जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट, उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो एक दूसरे को कॉज ही नहीं कर रहे सिरे से। तो इसके लिए कॉजेलिटी टेस्ट को रन करने के लिए हम जो पहला टेस्ट यूज करते हैं, अप्रोप्रिएट प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर है जो हमें ये डिफाइन करने में हेल्प करे कि कॉजेलिटी है या नहीं है, अगर है तो यूनी डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेंजर कॉजेलिटी टेस्ट। कौन सा, ग्रेंजर कॉजेलिटी टेस्ट। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेंजर कॉजेलिटी टेस्ट। ये टेस्ट जो था वो 1969 में जो है वो इन्होंने प्रपोज किया, ठीक है। अच्छा, इसका क्या है, ये डिफाइन करता है
कि y जो है y x की वजह से कॉज होता है, ठीक है। अगर हम x जो है वो x जो है वो y की वजह से प्रेडिक्ट होता है, अगर अगर जो है y की पास्ट वैल्यूज जो है वो उसे प्रिडिक्ट करें, ठीक। क्या है, x कैन बी प्रिडिक्टेड बाय यूजिंग पास्ट वैल्यूज ऑफ y t, पास्ट वैल्यूज ऑफ y t। इसकी हम अभी लिखते हैं जो उसने प्रोसेस बताया। प्रोसेस क्या, ग्रेंजर कॉजेलिटी जो है वो दो वेरिएबल्स के निकाली जाती है। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में डिफाइन, फर्स्ट स्टेप क्या है, डिफाइन वॉर मॉडल। डिफाइन वॉर मॉडल कैसे करते हैं, पहले मेरे पास दो वेरिएबल हैं, वाई टी है और एक्स टी, और दोनों स्टेशनरी हैं, वाई टी और एक्स टी दोनों स्टेशनरी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वाई टी का जो बनाऊंगा, आपको पता है जो अपना वॉर मॉडल है वो क्या है, A1 प्लस 1m, ये सुमेशन BI XT -1 प्लस सुमेशन I1n, ये है, ये हम m कर देते हैं, और यहाँ गेमा i, यहाँ हम क्या कर देते हैं, गेमा i y t माइनस i t, अच्छा यहाँ मैं j कर देता हूँ क्योंकि यहाँ भी i है, तो यहाँ मैं j इक्वल टू 1 या t माइनस j कर देता हूँ, t माइनस। अच्छा, अभी ये इक्वेशन हमने लिख ली, वाई टी फंक्शन है एक्स टी माइनस आई का, और एक्स के लैग का भी और वाई के लैग का भी, एक्स टी फंक्शन है एक्स के लैग का भी और वाई के लैग का भी। इसी तरह ये हमने जनरल फॉर्म में लिख लिया। अब जो ग्रेंजर ने अपना वो दिया क्या प्रोसीजर, उसमें क्या था, हमने वाई को रिग्रेस करना है सिर्फ ऑन लैग वैल्यू ऑफ वाई टी, लैग वैल्यू ऑफ वाई टी पे रिग्रेस करना है इसे। आप देखिएगा यहाँ से हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड, अच्छा जब हम इसे सिर्फ लैग वैल्यू ऑफ वाई टी पे रिग्रेस करेंगे तो इसे हम बोलेंगे रिस्ट्रिक्टेड मॉडल, ठीक है। वाई टी इस A1 प्लस, ये मैंने सुमेशन ली, ये गैमा आई लिया, वाई टी माइनस आई, इसका मतलब है मैंने एक्स का लैग नहीं लिया, तो ये देखिएगा E1t, ये फर्स्ट इक्वेशन को मैंने चेंज कर दिया। मैं क्या करूँगा, ऑब्टेन RSS, ऑब्टेन रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, जो RSS ऑब्टेन करूँगा, और कॉल इट RSSR। RSSR का क्या मतलब है, रिस्ट्रिक्टेड RSS, इसे हम नाम देंगे रिस्ट्रिक्टेड RSS का। रिस्ट्रिक्टेड क्यों है, क्योंकि हमने वाई टी को सिर्फ रिग्रेस किया है वाई टी माइनस आई पे, मतलब वाई के लैग पे रिग्रेस किया है, जबकि जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें वाई का लैग भी था और एक्स का लैग भी था। तो हमने क्या किया, हमने इसमें ऑब्टेन्ड RSS हासिल किया, उसे हमने कहा RSSR। ये बिल्कुल OLS रन करेंगे, इससे RSS निकालेंगे और उसे नाम देंगे रिस्ट्रिक्टेड RSS का, ठीक है जी। अब हम जो है दोबारा दूसरा, अब यहाँ से मैं ऊपर से रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम दोबारा, ये 1 है तो ये 2 है, फिर रिग्रेस करेंगे वाई टी को, रिग्रेस करेंगे वाई टी को, अब ऑन लैग वैल्यू ऑफ वाई एंड एक्स, अब दोनों पे करेंगे। अब दोनों पे जब रिग्रेस करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, वाई टी इज इक्वल टू A1 प्लस आई इज इक्वल टू 1m BI एक्स टी माइनस आई प्लस j इज इक्वल टू 1, और ये m गैमा j वाई टी माइनस j प्लस E2t, ठीक है जी, ये E2। अब ये जो डिग्रेस किया हमने, अब देखिएगा वाई टी फंक्शन है लैग ऑफ एक्स, लैग वैल्यू ऑफ एक्स टी का, लैग वैल्यू ऑफ
वाई टी का। अब इससे हम ऑब्टेन करेंगे आर एस एस, ऑब्टेन आर एस एस। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनरिस्ट्रिक्टेड, तो इसके साथ लगा देंगे यू। अब हमने क्या किया देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में हमने आर एस एस लिया, सिर्फ लैग वैल्यू ऑफ वाई लिया, ठीक है, और क्या निकाला, रिस्ट्रिक्टेड आर एस एस। अब अनरिस्ट्रिक्टेड निकाला कैसे, अनरिस्ट्रिक्टेड क्या है कि हमने लैग वैल्यू ऑफ वाई भी लिया, लैग वैल्यू ऑफ एक्स भी लिया, तो हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड आ गया। अब ये दोनों रिस्ट्रिक्टेड आर एस एस आ गया, अनरिस्ट्रिक्टेड आर एस एस आ गया। अब मैं इसे रेज करूँ, अब मैं क्या करूँगा, अब स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 में नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है। और अब एच नोट क्या है, एच नोट है हमारा सुमेशन I1 एन बीटा I इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, H1 क्या है, I1 एन बी आई इज नॉट इक्वल टू, इसका क्या मतलब है, X1 डज नॉट कॉज Y, ठीक है जी, इसका क्या मतलब है, एक्स टी कॉस वाई, ठीक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब इसके लिए क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट टेबुलर वैल्यू। अब हमने क्या करना है जी, हमारे पास आर एस एस रिस्ट्रिक्टेड भी है, आर एस एस अनरिस्ट्रिक्टेड भी है, तो हम क्या करेंगे, हम अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, हम फोर्थ स्टेप में कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट एफ स्टैट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, फॉर नॉर्मल वॉल्ट टेस्ट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम एफ को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ मैं ऊपर फार्मूला लिखता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ये देखिएगा, यहाँ मैं कैलकुलेट करता हूँ एफ को इसी स्टेप से, फोर्थ में। एफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, एफ स्टैटिस्टिक्स है आर एस एस आर माइनस रिस्ट्रिक्टेड आर एस एस माइनस अनरिस्ट्रिक्टेड एस एस आर एस एस, अनरिस्ट्रिक्टेड आर एस एस डिवाइडेड बाय एम और आर एस एस अनरिस्ट्रिक्टेड ब्रैकेट ओपन एन माइनस के ब्रैकेट ऑफ, ठीक है जी। तो अगर तो एफ कैलकुलेटेड, जो एफ कैलकुलेटेड है वो ग्रेटर होगी किससे, एफ क्रिटिकल से, जो था रूल ऑफ थंब है क्रिटिकल से, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे देन एक्सेप्ट H1, तो हम क्या कहेंगे, X1 कॉज कर रहा है YT को, ठीक है, कॉजेलिटी है यूनिडायरेक्शनल। इसी तरह हम अभी हमने y की इक्वेशन के लिए किया, फिर हम x को एंडोजिनस वेरिएबल रख के करेंगे, उसमें भी हम xt को पहले x को फंक्शन रखेंगे x के लैग का और उसे रिस्ट्रिक्टेड RSS निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम x को फंक्शन रखेंगे x के लैग का भी और y के लैग का भी और RSS अनरिस्ट्रिक्टेड निकालेंगे, फिर हम f स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे। अगर f कैलकुलेटेड वैल्यू f क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे x भी कॉज करता है y को, ठीक है जी। इसी तरह हम इस इक्वेशन के करेंगे, अगर दोनों कॉज करेंगे दोनों को तो बाई डायरेक्शनल कॉजेलिटी होगी, अगर x y को कॉज करेगा और y x को कॉज नहीं करेगा तो फिर क्या यूनिडायरेक्शनल कॉजेलिटी होगी। ये है आपका ग्रेंजर कॉजेलिटी टेस्ट। उम्मीद है आपको समझ लगा होगा। अगर आपको समझ ना लगे तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा एक और मेथड कॉजेलिटी टेस्ट है, उसे बोलते हैं सेम्स कॉजेलिटी टेस्ट। अब है सेम्स कॉजेलिटी टेस्ट, सेम्स कॉजेलिटी टेस्ट। जो सेम्स कॉजेलिटी टेस्ट है और जो ग्रेंजर कॉजेलिटी टेस्ट है उसमें क्या फ़र्क है, जो ये 1980 में प्रपोज किया गया, 1980। सेम्स और ग्रेंजर में क्या डिफरेंस है, जो ग्रेंजर थे उसमें टेस्ट में उन्होंने कहा कि लैग वैल्यूज़ के साथ हम देखते हैं YT को
एक्स टी की लैग वैल्यू के साथ, एक्स टी को वाई की लैग वैल्यू के साथ। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सेम्स जो हैं उन्होंने अल्टरनेटिव टेस्ट प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि जो सिर्फ लैग वैल्यू में लीड वैल्यू के साथ लीड वैल्यू के साथ देखते हैं बजाय लैग वैल्यू के साथ देखने में। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक वाई टी, ये इक्वेशन वाई टी जो इक्वेशन पर कैसे वाई टी, अगर वाई टी को सिर्फ देखें A1 प्लस आई इज इक्वल टू 1 एन, आई इज इक्वल टू 1 एन बी आई एक्स टी माइनस आई, ये प्लस समेशन J1 और M, ये किसके साथ होगा, गैमा जे वाई टी माइनस। ये क्या है, ये देखिएगा वाई टी फंक्शन है एक्स की लैग वैल्यू का, वाई की लैग वैल्यू का, और उसके साथ साथ क्या, प्लस सुमेशन रो इज इक्वल टू 1 के अल्फा रो एक्स टी माइनस। अब देखिएगा ये जो टी प्लस रो है ये क्या है, ये लीड वैल्यू। अब क्या है, सिम्स ने किस चीज़ को ऐड कर दिया, उसने कहा वाई टी जो है, अब किसकी लीड वैल्यू देखेंगे, अगर लीड वैल्यू के साथ उसका कोई रिलेशनशिप निकलता है, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप निकलता है, ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है, अगर ये जो है ये 0 से डिफरेंट होगी और स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट होगी, तो इसका मतलब है एक्स टी कॉज करेगा वाई को। सिर्फ ये फ़र्क है सिम्स में और जो है अब ग्रैंजर कॉजेलिटी टेस्ट में। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन लिखते हैं A2 प्लस मेशन आई इज इक्वल टू 1 एंड थीटा आई एक्स टी माइनस आई प्लस जे इज इक्वल टू 1 एम, ये क्या है, वाई टी माइनस जे, ठीक है, और प्लस क्या है, प्लस समेशन रो इज इक्वल टू 1, ये क्या है के, और एप्सिलॉन इन्होंने ये लिया, एप्सिलॉन पी रो वाई टी प्लस रो। अब ये रो जो है, टी प्लस रो जो है, ये लीड वैल्यू है, किसकी लीड वैल्यू है, ये लीड वैल्यू है वाई टी की। अब देखिएगा इस इक्वेशन में क्या चीज़ ऐड हुई, वाई फंक्शन है लीड वैल्यू ऑफ एक्स टी, यहाँ क्या एक्स टी फंक्शन है वाई की लीड वैल्यू का। इसका मतलब है अब कॉजेलिटी जो है सिम्स के मुताबिक वो डिपेंड करेगी इस वैल्यू, इस कांस्टेंट पे, इस कोफिशिएंट पे, ठीक है। अब ये दोबारा क्या करेंगे, अब यहाँ प्रोसेस जो है, प्रोसीजर जो है सिम्स का, वो क्या है, हम सबसे पहले बिल्कुल उसी तरह क्या, जैसे पहले हमने कहा कि सिर्फ इसमें से वाई टी पहले रिग्रेस फर्स्ट करेंगे रिग्रेस वाई टी ऑन लैग वैल्यू ओनली, देन कैलकुलेट RSSR। जब रिग्रेस वाई टी को करेंगे सिर्फ लैग्ड वैल्यू से, और जो लीड वैल्यू वो नहीं लेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर हमारा RSSR आएगा। फिर हम दूसरा क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह रिग्रेस वाई टी ऑन लैग्ड एंड लीड वैल्यू, ठीक है, एंड कैलकुलेट RSSU अनरिस्ट्रिक्टेड। ये बिल्कुल वैसे ही हमने क्या किया, RSSU अनरिस्ट्रिक्टेड निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे तीसरे स्टेप पे F कैलकुलेटेड उसी फार्मूले से निकालेंगे।
आर एस एस आर माइनस आर एस एस यू एम ओवर आर एस एस यू एन माइनस, और फिर वही रूल, एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन एफ क्रिटिकल, तो क्या आएगा, एफ क्रिटिकल से ग्रेटर होगा तो हम एच वन को एक्सेप्ट करेंगे। एच वन क्या है, एच वन कहता है एक्स कॉस वाई, और एच नॉट कहता है एक्स डज नॉट कॉस वाई। तो हम इस तरह इसको निकालेंगे। इसी ये बिल्कुल वैसी है, जिससे फ़र्क क्या है, यहाँ लीड वैल्यू ली है, वहाँ लैग वैल्यू थी। तो इन दोनों को हमने देखा कोज़ैलिटी टेस्ट कौन से, ग्रेंजल और सिम्स कोज़ैलिटी टेस्ट किए, जो हमारी हेल्प करते हैं यूनी डायरेक्शनल कोज़ैलिटी में, बाई डायरेक्शनल कोज़ैलिटी में। तो ये है आपका आज का लेक्चर। तो इसमें हमने क्या देखा है आज, इसमें हमने वॉर मॉडल किया है और कोज़ैलिटी टेस्ट किया है। ठीक है, वॉर मॉडल तब लगता है जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते कि कौन सा वेरिएबल जो है वो एंडोजीनस वेरिएबल है, तो हम सारे वेरिएबल्स को एज अ एंडोजीनस वेरिएबल ट्रीट करते हैं, तो उनके क्या बनाते हैं, वेक्टर्स बनाते हैं। इसी तरह फिर वॉर को एक्सटेंड करते हैं तो हम कोज़ैलिटी टेस्ट करते हैं, क्या अपने आप को कॉन्फिडेंट करने के लिए कि कौन सा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, कौन सा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल को कॉज करता है, और कोज़ैलिटी कौन सी है, यूनी डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं दोनों मेथड से। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ लगी होगी। अगर आपको इस लेक्चर की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू जी।